हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन। अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम गेड द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त हरित क्रांति शब्द 1960 के दशक में भोजन उत्पादन में चमत्कारिक वृद्धि को सूचित करता है। विलियम गेट द्वारा 1960 के दशक में दिया गया शब्द हरित क्रांति एक खाद्यान्न या भोजन उत्पादन में चमत्कारिक वृद्धि को सूचित करता है। भारत में हरित क्रांति का अर्थ यदि लिया जाए, इसका आशय, भारत में हरित क्रांति का अर्थ कृषि क्षेत्र में परंपरागत तकनीकों तथा खेती की विधियों को आधुनिक विधियों द्वारा, जो परंपरागत तकनीकें हैं कृषि करने की, उन विधियों को आधुनिक विधियों द्वारा परिवर्तित करने से है। यदि भारत में हरित क्रांति का अर्थ देखा जाए तो कृषि क्षेत्र में जो प्राचीन काल से जो तकनीक अपनाई जा रही है, उन तकनीकों को आधुनिक विधियों द्वारा परिवर्तित करने से है। इस क्रांति की आधारशिला 1950 में, यानी कि हरित क्रांति की आधारशिला 1950 में मैक्सिको के रॉकफेलर फाउंडेशन के वैज्ञानिकों द्वारा रखी गई। यानी कि 1950 में मैक्सिको के रॉकफेलर फाउंडेशन के वैज्ञानिकों द्वारा रखी गई, जिन्होंने गेहूं की अधिक उपज वाली तथा अधिक प्रतिरोधी बोनी किस्में विकसित की। बाद में 1960 के दशक में रॉकफेलर फाउंडेशन के इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला, जो फिलीपींस में है, ये फाउंडेशन के इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला के वैज्ञानिकों द्वारा चावल की उन्नत जो किस्म है, हाइब्रिड बोलते हैं इसको, चावल की उन्नत किस्म है वर्णशंकर किस्में विकसित की गई। गेहूं तथा चावल की ये अधिक उपज वाली किस्मों के बीज विश्व के विभिन्न भागों में पहुंचाए गए। यानी गेहूं तथा चावल की ये अधिक उपज वाली किस्मों के जो बीज हैं, विशेष करके गेहूं एवं चावल के जो अधिक उत्पादन देने वाले जो किस्मों के बीज हैं, वे विश्व के विभिन्न भागों में पहुंचाए गए, जिससे हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ, शुरुआत हुई यहां से। भारत में यदि देखा जाए तो भारत में अधिक उपज वाले उन्नत बीजों का कार्यक्रम मैक्सिको में विकसित गेहूं की जो बोनी किस्म है, बोनी किस्मों के जो विशेष करके गेहूं की बोनी किस्मों के 1966-67 66 एंड 67 1966-67 में देश में प्रवेश से प्रारंभ हुआ। एक मैक्सिको से विकसित गेहूं की बोनी किस्म लाई गई थी 1966 में, और वहां से यह भारत में हरित क्रांति का प्रवेश माना जाता है। इससे पूर्व अर्थात 1960-61 में सघन कृषि जिला कार्यक्रम जिसको बोलते हैं,
IADP जो सघन कृषि जिला कार्यक्रम अपनाया गया था। और ये कार्यक्रम भारत के 7 जो राज्य हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश, इन राज्यों के जो चयनित जिलों, जो जिले चुने गए थे, उन जिलों में यह प्रारंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों को ऋण उपलब्ध कराना, अनुदान उपलब्ध कराना, उन्नत बीज, उर्वरक तथा कृषि उपकरण आदि प्रदान किए गए। यानी कि आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्यों के जो 7 चयनित जिले थे, उनमें यह सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। और इसके अंतर्गत खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के लिए किसानों को ऋण, अनुदान, उन्नत बीज, उर्वरक तथा कृषि उपकरण प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम की सफलता से प्रेरित होकर 1965 में यह कार्यक्रम देश के 114 जिलों में सघन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम अर्थात IAAP सघन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम के नाम से विस्तृत रूप में चलाया गया। 114 जिलों में, देश के 114 जिलों में 1965 में। नई नीति में अधिक उपज वाली किस्मों के बीज पर अधिक बल दिया गया था। इस कार्यक्रम का नाम उन्नत बीज कार्यक्रम अर्थात HYVP रखा गया। इस कार्यक्रम की सफलता उर्वरकों, सिंचाई, पौध संरक्षण, उन्नत उपकरण, फार्म मशीनरी तथा कृषकों को ऋण आदि निविष्टियों पर निर्भर थी। मतलब इस कार्यक्रम की जो सफलता है, जो ये उन्नत बीज कार्यक्रम जो नाम रखा गया था, उन्नत बीज कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम की सफलता उर्वरकों, सिंचाई, पौध संरक्षण, उन्नत उपकरण, फार्म मशीनरी तथा कृषकों को ऋण आदि निविष्टियों पर निर्भर थी। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती में उन्नत बीजों के प्रयोग के साथ हुआ। यानी भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ है वो पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती में उन्नत बीजों के प्रयोग के साथ हुआ। 1983 तक इसमें चावल की खेती को भी सम्मिलित कर लिया गया तथा हरित क्रांति का विस्तार बिहार, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में हो गया। इस हरित क्रांति से पिछले 45 वर्षों के दौरान कुछ फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उपज में बहुत वृद्धि देखी गई। जैसे गेहूं में 208%, चावल में 147%, मक्का में 99%, ज्वार में 112%, बाजरा में 131%, अन्य 208% जो दालें हैं उसमें 18% तथा तिलहनों में 88%
की उपजों में वृद्धि दर्ज की गई। परंतु चावल की खेती में हरित क्रांति से अपेक्षित जो लाभ है वो नहीं हुआ। चावल की खेती में हरित क्रांति से अपेक्षित लाभ नहीं हुआ। देश में इसकी उपज विश्व के औसत तथा अनेक देशों की अपेक्षा बहुत कम है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो चावल की खेती में दक्षिणी कोरिया है, वो जापान है, मिस्र है, चीन है, ये देश हैं वो भारत से आगे हैं। तो चावल की खेती में हरित क्रांति की अपेक्षा लाभ नहीं हुआ। विशेष करके गेहूं के खाद्यान्न में वृद्धि अधिक दर्ज हुई। इसी प्रकार मोटे अनाज, दालों तथा तिलहनों में भी कोई अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई। यद्यपि इनकी उपजों में कुछ वृद्धि अवश्य दर्ज हुई है। इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के देखे जाएं, यानी हरित क्रांति का प्रभाव, तो इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव दृष्टिगत होते हैं। दोनों प्रकार के प्रभाव पड़े हैं। सबसे पहले पॉजिटिव इफेक्ट देखते हैं। हरित क्रांति के प्रभावों में सकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव में पहला प्रभाव इसका सकारात्मक ये रहा कि हरित क्रांति ने खाद्यान्नों के उत्पादन में तीव्र वृद्धि करके देश को खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बना दिया है। सबसे पहला सकारात्मक प्रभाव, हरित क्रांति ने खाद्यान्नों के उत्पादन में तीव्र वृद्धि करके देश को खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बना दिया है। हरित क्रांति का दूसरा सकारात्मक प्रभाव, नंबर 2, पॉजिटिव इफेक्ट, इसने भारतीय कृषि का स्वरूप निर्वाहक से वाणिज्यिक तथा बाजारोन्मुख बना दिया। प्राचीन काल में भारतीय कृषि का स्वरूप था वो निर्वाहक कृषि था। वो स्वरूप बदल करके इस कृषि का जो स्वरूप है वो वाणिज्यिक, मार्केटिंग, व्यापारिक तथा बाजारोन्मुखी बना दिया। अब भारत कुछ खाद्यान्नों का निर्यात करने लगा है। तीसरा हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव इफेक्ट, कृषि में नई तकनीकी के प्रयोग से रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। यानी कृषि में नई नई तकनीकों का जो प्रयोग हुआ है उनसे रोजगार के अवसर बढ़े हैं। यह सकारात्मक प्रभाव है। इसी क्रम में चौथा पॉजिटिव इफेक्ट देखा जाए तो हरित क्रांति ने रासायनिक एवं इंजीनियरिंग उद्योगों को पुष्ट किया है, मजबूत किया है। कहने का मतलब हरित क्रांति ने रासायनिक एवं इंजीनियरिंग उद्योगों को अधिक बढ़ावा दिया है। पांचवां सकारात्मक प्रभाव हरित क्रांति का, इसने कृषकों की आय में वृद्धि की है। कृषकों की आय बढ़ा दी है, क्योंकि उत्पादन बढ़ा है कृषि में, तो आय, कृषकों की आय को बढ़ा दिया है, वृद्धि कर दी है। कृषकों की आय में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट पॉजिटिव इफेक्ट, इससे ग्रामीण संपन्नता में वृद्धि हुई है। ग्रामीण संपन्नता थी, उनमें वो वृद्धि आई है, संपन्नता में वृद्धि आई है। ग्रामीण जनसंख्या को मजबूत किया है। ग्रामीण संपन्नता में वृद्धि हुई है, जिससे
द्वितीय एवं तृतीय क्रियाकलापों में वृद्धि हुई है। पहले प्राचीन काल में ग्रामीण जनसंख्या प्राथमिक व्यवसायों में संलग्न थी। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप, हरित क्रांति का जो परिणाम है उसका सकारात्मक प्रभाव यह पड़ा कि ग्रामीण जनसंख्या वो संपन्न हो गई, उनमें वृद्धि हो गई और द्वितीय एवं तृतीय क्रियाकलापों जिसमें व्यापार है, सेवाएं हैं, इनमें वृद्धि हुई है। ये कुछ सकारात्मक प्रभाव थे, पॉजिटिव इफेक्ट थे। अब हरित क्रांति के कुछ नकारात्मक पक्ष भी हैं, नकारात्मक प्रभाव भी हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। नेगेटिव क्या है? हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव कौन कौन से हैं? इसके कुछ दोष भी हैं, डीमेरिट भी है। पहला दोष क्या है? इसमें भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता है। पूंजी बहुत ज्यादा चाहिए इसमें, जिसे छोटे तथा सीमांत कृषक सहन नहीं कर सकते। इसलिए इसके लाभ बड़े कृषकों तक ही सीमित हैं। यह सबसे इसका नकारात्मक पक्ष है, दोष है, नकारात्मक प्रभाव है कि हरित क्रांति में भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। छोटे और सीमांत कृषक ये पूंजी सहन नहीं कर पाते, इसलिए जो यह लाभ लेना चाहते हैं वो बड़े कृषकों तक ही सीमित रह गया, छोटे कृषकों तक है, क्योंकि पूंजी नहीं है छोटे कृषकों के पास में। दूसरा इसका नकारात्मक पक्ष देखा जाए हरित क्रांति का, तो हरित क्रांति ने कृषकों के मध्य आर्थिक विषमता को व्यापक कर दिया है। क्योंकि बड़े कृषकों तक ये सीमित रह गई, छोटे कृषक इससे वंचित रह गए, तो इन कृषकों के मध्य आर्थिक विषमता को व्यापक कर दिया। तीसरा इसका नकारात्मक पक्ष देखा जाए, इसमें दोष देखा जाए तो हरित क्रांति का तीसरा दोष है, इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े तथा छोटे कृषकों, भूस्वामियों तथा काश्तकारों एवं कृषि फार्मों पर नियोक्ता तथा कर्मचारियों के मध्य संघर्ष उत्पन्न कर दिया है। अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े तथा छोटे किसान हैं, भूस्वामी हैं तथा काश्तकार हैं और कृषि फार्मों पर जो नियोक्ता तथा कर्मचारी वर्ग है, उनके मध्य एक संघर्ष उत्पन्न हो गया। हरित क्रांति का परिणाम ये हुआ, तो ये एक नकारात्मक पक्ष है, ये दोष है। पांचवां इसका नकारात्मक पक्ष देखा जाए, दोष देखा जाए हरित क्रांति के जो नकारात्मक प्रभाव में, तो भूमिगत जल संसाधनों के विवेकहीन प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों तथा पीड़क नाशकों के प्रयोग से मिट्टी से संबंधित अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई। जैसे उर्वरकता का ह्रास हो गया, लवणता एवं क्षारीयता की वृद्धि हो गई, जल शक्ति जो जल प्लावन है उनकी समस्या हो गई, रासायनिक विष का जनन हो गया और इनसे धरातलीय जल, पौधों तथा खाद्यान्नों को मतलब प्रदूषित कर दिया गया है। नहर सिंचित क्षेत्रों में फाइलेरिया, इंसेफ्लाइटिस आदि नए नए रोग उत्पन्न हो गए हैं। अर्थात भूमिगत जल संसाधनों के विवेकहीन प्रयोग से रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों तथा पीड़कनाशकों के प्रयोग से मिट्टी से संबंधित अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई। उर्वरता का ह्रास हो गया, लवणता एवं क्षारीयता की वृद्धि, जल शक्ति, रासायनिक विष का जनन हो गया,
जिससे धरातलीय जल, पौधों तथा खाद्यान्नों को प्रदूषित कर दिया है एवं नहर सिंचित क्षेत्रों में फाइलेरिया, इंसेफ्लाइटिस आदि नए नए रोग उत्पन्न हो गए हैं। नेक्स्ट, इसका नकारात्मक पक्ष या दोष देखा जाए तो हरित क्रांति का प्रभाव कुछ खाद्य फसलों तक ही सीमित है। तिलहन, दालों, नकदी फसलों, चारा फसलों आदि को इससे कोई लाभ नहीं पहुंचा है। इसके अतिरिक्त हरित क्रांति ने प्रादेशिक असंतुलन उत्पन्न किए हैं, क्योंकि इससे इसके जो लाभ हैं वो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्यों तथा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं तमिलनाडु के कुछ जिलों तक ही सीमित है। यानी कि हरित क्रांति का प्रभाव कुछ खाद्य फसलों तक ही सीमित है। इनमें जो लाभ नहीं मिला है उनमें तिलहन है, दालों हैं, नकदी फसल हैं, चारा फसल है आदि, इसमें कोई भी लाभ नहीं मिला है इन फसलों को। इसके अलावा हरित क्रांति ने प्रादेशिक असंतुलन उत्पन्न कर दिया। प्रादेशिक असंतुलन यानी कुछ सीमित क्षेत्र में ही सीमित रह गई, जिसमें पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ जिलों तक ही सीमित है। इसके अलावा हरित क्रांति का लाभ नहीं मिला है। तो ये इसका दोष हो गया, नकारात्मक पक्ष हो गया। नेक्स्ट, हाल ही के अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि हरित उत्पादन शीर्ष तक पहुंचकर घटने लगा है। यानी एक ग्राफ है जो हाई ग्राफ है वो पहुंच करके वापिस से इसका जो ग्राफ नीचे गिरने लगा है। कृषि उत्पादन शीर्ष तक पहुंच करके घटने लगा है। हरित क्रांति के घटते हुए प्रभावों का जो भविष्यवाणी है वो इस प्रकार से कह रही है, घटते हुए प्रभावों की जो भविष्यवाणी है, कुछ विद्वानों ने इसको कहा है, इसकी भविष्यवाणी की है कि वर्ष 2030 तक, आने वाले वर्ष 2030 तक भारत को प्रतिवर्ष 40 मिलियन टन खाद्यान्न आयात करने की आवश्यकता होगी। यह भविष्यवाणी की है कुछ विद्वानों ने, कृषि विशेषज्ञों ने, हरित क्रांति को देखते हुए कि इसका ग्राफ है वो शीर्ष से पहुंच करके अब वर्तमान में इसका ग्राफ घट रहा है और परिणाम ये हो रहा है कि आने वाले 2030 तक भारत को प्रतिवर्ष 40 मिलियन टन खाद्यान्न आयात करने की आवश्यकता होगी। ये नकारात्मक पक्ष है, ये इनका दोष है। नेक्स्ट, यदि इनका दोष देखा जाए तो हरित क्रांति से संबंध मशीनरीकरण है, जो मशीनरीकरण है इसका हरित क्रांति का टोटल जो संबंध है वो हरित क्रांति से संबंध मशीनरीकरण से भूमिहीन श्रमिकों की बेरोजगारी बढ़ेगी, जिससे उन्हें नगरीय क्षेत्रों की ओर पलायन करना होगा। इससे नगरीय भीड़ भाड़ तथा अन्य सामाजिक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होगी। ये इनका दोष है, ये नकारात्मक प्रभाव है हरित क्रांति का। हरित क्रांति से संबंध मशीनरीकरण से भूमिहीन श्रमिकों की बेरोजगारी बढ़ेगी, भूमिहीन श्रमिक है उनकी बेरोजगारी बढ़ेगी क्योंकि टोटल मशीनरीकरण हो गया, और इन भूमिहीन श्रमिकों को नगरीय क्षेत्रों की ओर पलायन करना होगा। इससे नगरीय भीड़ भाड़ तथा अन्य सामाजिक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होंगी। इस प्रकार से हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में अपन ने थोड़ा सा पढ़ा। हरित क्रांति कब से शुरू हुई, भारत में इसका किस प्रकार से प्रभाव देखा गया, भारत में किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई, और इसके सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव अपन ने पढ़े। कुल मिलाकर के हरित क्रांति अर्थात खाद्यान्न उत्पादन, हरित क्रांति अर्थात खाद्यान्न उत्पादन भारत की कुछ महत्वपूर्ण कृषि क्रांतियां हैं। इसी क्रम में जैसे अपन ने हरित क्रांति देखी खाद्यान्न उत्पादन, तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन है,
पीली क्रांति तिलहन उत्पादन है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन है। गुलाबी क्रांति झींगा या प्याज उत्पादन में वृद्धि करना है। भूरी क्रांति रासायनिक उर्वरक उत्पादन। सिल्वर क्रांति अंडा या कुक्कुट मुर्गा उत्पादन। गोल्ड क्रांति बागवानी उत्पादन। लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन। गोल क्रांति आलू उत्पादन। काली क्रांति एथेनॉल एवं बायोडीजल उत्पादन। काली क्रांति। बादामी क्रांति मसालों का उत्पादन एवं निर्यात। जो मसाले हैं उनका उत्पादन और उसका निर्यात करना बादामी क्रांति। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन में वृद्धि करना। चमड़ा उद्योग, उसको खाकी क्रांति का नाम दिया गया है। रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन। स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन। तथा सदाबहार क्रांति अर्थात समग्र कृषि विकास। सदाबहार क्रांति अर्थात है समग्र कृषि विकास। इस प्रकार से भारत की कुछ महत्वपूर्ण कृषि क्रांतियां, जिसका नाम देकर के उनमें वृद्धि करना, उनमें उनको बढ़ावा देना, उनमें आत्मनिर्भर भारत में आत्मनिर्भर बनना, से संबंधित, जैसे हरित क्रांति का नाम देकर के खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना। श्वेत क्रांति अर्थात दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करके आत्मनिर्भर बनना। पीली क्रांति अर्थात तिलहन उत्पादन में वृद्धि करके आत्मनिर्भर बनना। इस प्रकार से भारत में सदाबहार क्रांति, जो समग्र कृषि विकास में आत्मनिर्भर बनना। तो इस प्रकार से हरित क्रांति के बारे में अपन ने आज पढ़ा। धन्यवाद।